student, let us discuss one more important question from AC circuit. That is, what do we mean by parallel resonance circuit? What is the condition of resonance and obtain an expression for resonant frequency? ये पैरेलल रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या होता है गाइज? इसमें हम एक इंडक्टर लेते हैं जिसका इंडक्टेंस है L और एक कैपेसिटर लेंगे जिसकी कैपेसिटी है C, एंड वी कनेक्ट देम इन पैरेलल। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक AC सोर्स ऑफ EMF के साथ कनेक्ट कर दूं तो दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन when connected across AC source of EMF, it forms a parallel resonant circuit and the resonance form is called parallel resonance. Okay, now let us discuss कि what is the current. यहाँ पे करंट की क्या वैल्यू होगी? सो ऑब्वियस बात है, करंट इस जंक्शन पॉइंट पे जब आएगा तो यहाँ पे इंडक्टर वाला जो ब्रांच इंडक्टर की है वहाँ पे कुछ अलग करंट होगा और जो ब्रांच कैपेसिटर वाली है वहाँ पे कुछ अलग करंट होगा, क्योंकि टोटल करंट खुद को डिवाइड करेगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ अ टोटल करंट, IRMS में इसको बोल सकता हूँ, या आप चाहो तो इसको स्मॉल लेटर से भी बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक जो सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें स्मॉल आई से ही हमने इसको डिनोट किया, तो मैं यहाँ पे स्मॉल आई ले लेता हूँ। और टोटल करंट कितना होगा? तो इट विल बी द एडिशन ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक व्हाट इज द EMF अक्रॉस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब जितना यहाँ पे वोल्टेज है E उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि जो वोल्टेज है वो सेम होता है। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे, मैं एक चीज़ को नोट डाउन कर लेता हूँ, जितना जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस होगा उतना ही ये होगा इंडक्टर के अक्रॉस, और ये कितना होगा? E के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज की बात। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे करंट। अब सबसे पहले देखते हैं करंट इस ब्रांच में कितना होगा। ये जो जहाँ पे इंडक्टर लगा है इस ब्रांच में करंट कितना होगा? तो हमने जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, हमने इंडक्टर को स्टडी किया था, तो हमने वहाँ पे एक बात को ऑब्ज़र्व किया था कि जो करंट है इंडक्टर में, इट लैग्स बिहाइंड इन फेज बाय π/2। EMF से π/2 ये पीछे होता है, लैगिंग होता है। तो उसकी इक्वेशन क्या थी? if I talk about the current in the inductor, that is IL, so what was the equation? I can write it was E0 divided by XL into sin of omega t minus π/2। यानी करंट लैग्स बिहाइंड इन फेज बाय π/2 रेडियन। किससे पीछे होता है, किससे लैगिंग होता है? EMF से। EMF से लैगिंग होता है π/2 रेडियन से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ इस इक्वेशन को। सो आई विल राइट IL इज इक्वल्स टू E0 डिवाइडेड बाई XL इंटू साइन ऑफ। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेता हूँ और ब्रैकेट में लिखता हूँ पहले π/2, यानी ये माइनस π/2 आ गया, और इसको मैं लिखता हूँ माइनस ओमेगा टी। ठीक है, कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया, यहाँ से माइनस साइन को मैंने कॉमन लिया, तो ये हो गया माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी एज इट इज़ है। नाउ आई विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे एक मैं निगेटिव साइन बाहर लिख लेता हूँ माइनस साइन थीटा की। सो ये हो गया माइनस माइनस, और ये E0 डिवाइडेड बाई XL इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन ऑफ π/2, अब यहाँ पे मैं साइड में नोट डाउन कर लेता हूँ, मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इस टोटल ब्रैकेट को मैंने थीटा माना है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और ये स्टेप मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, नाउ आई विल राइट IL इज इक्वल्स टू माइनस E0 डिवाइडेड बाय XL। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे ओमेगा टी है। ठीक है,
ये ओमेगा टी। तो साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सो अभी अभी मुझे मिला है कि इंडक्टर के अक्रॉस एक्चुअल में इस सर्किट में करंट कितना है। तो ये कितना आया, माइनस ई नॉट बाई एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क किया है, ठीक है। अब मैं पता लगाता हूँ व्हाट इज़ द करंट थ्रू कैपेसिटर। सो हमने जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपको याद होगा, वहाँ पे हमने बोला था कि जो कैपेसिटर में करंट होता है, कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो लीडिंग होता है ईएमएफ से। करंट इन द कैपेसिटर लीड्स बाय π/2 रेडियन, ईएमएफ से ये आगे होता है 9 π/2 रेडियन से। यानी कैन आई राइट, अब मैं करंट कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे इस वाली ब्रांच में, यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस। सो ये हो जाएगा, देखिए इसको हमने निकाला था, इट इज़ ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ई नॉट बाई एक्सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, ये है करंट इन द अक्रॉस द कैपेसिटर। इस ब्रांच में इतना करंट है, ठीक है। यानी करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय π/2 रेडियन। और यहाँ पे क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट इज लैगिंग द ईएमएफ बाय π/2 रेडियन। सो नाउ यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करके लिख लो, ई नॉट बाय एक्सी इंटू साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। फिर से 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, यू विल गेट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। यानी यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट बाय एक्सी इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ओमेगा टी है, सो आई विल राइट कॉस ओमेगा टी। लेट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज द करंट अक्रॉस दिस ब्रांच, current in this branch where capacitor is connected. So I have got the value of current and inductor, ठीक है। now let me write the total current. तो what is the total current in the circuit? किसी भी इंस्टेंट पे टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट I will be equals to current in current across inductor and current across the branch where capacitor is connected. तो करंट, टोटल करंट हो जाएगा I is equals to IL plus IC, ठीक है। अब इन यहाँ पे मैं IL और IC की वैल्यूज़ रख देता हूँ। कितना हो जाएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IL, तो ये लिखिए IL की वैल्यू माइनस ई नॉट बाई एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी, और IC की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IC, IC है प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। यहाँ से ई नॉट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो बची हुई चीज़ें लिखता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एक्सएल, और यहाँ पे है प्लस कॉस ओमेगा टी, ई नॉट बाहर लिखा है, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एक्सएल, ठीक है। अब ये कॉस ओमेगा टी भी कॉमन है, इसको बाहर लिखता हूँ ब्रैकेट के, आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई नॉट इंटू इन ब्रैकेट, सो ये माइनस साइन और माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे कितना बचा है एक्सएल, यहाँ पे है प्लस साइन, यहाँ पे 1 अपॉन, सॉरी देखिए यहाँ पे आई थिंक एक्सएल है और यहाँ पे ये एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 अपॉन एक्सी, और ब्रैकेट के बाहर लिखा है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक बार फिर से इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके लिखता हूँ यहाँ पे साइड में। सो देयरफॉर आई हैव गॉट द करंट एट एनी इंस्टेंट इन दिस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ये मुझे मिला है ई नॉट इंटू इन ब्रैकेट प्लस 1/c, पहले प्लस ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको लिखता हूँ, माइनस, और माइनस क्या है 1 अपॉन एक्सएल, और यहाँ पे है कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे है कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया करंट एट एनी इंस्टेंट। तो गाइज हमने अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये पता किया कितना है, ई नॉट इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस सर्किट में इतना करंट होगा। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि रेजोनेंस कब होगा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द लो फ्रीक्वेंसी,
अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वहाँ पर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये कम होता है। मतलब कैपेसिटर करंट को ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करता है और लो फ्रीक्वेंसी पर एक्सी कम होता है, कम अपोजिशन ये ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट को। सो अगर मैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता जाऊँ, अगर मैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता जाऊँ तो ये जो कैपेसिटिव ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो गाइज इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। If you increase the applied frequency, then inductive reactance decreases and capacitive reactance increases. और एक कंडीशन आपको मिलेगी, अगर आपने ये कंडीशन को फॉर्म किया कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो क्या होगा, करंट के साथ क्या होगा। तो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट तो आपको पता ही है, आपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को ऐसे एडजस्ट किया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो गया, तो करंट सर्किट में कितना हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं करंट कितना हो जाएगा सर्किट में। सो कैन आई राइट I इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू इन ब्रैकेट, यहाँ पे है 1/XL माइनस 1 अपॉन, अब XL की बजाय में यहाँ पे XC है, XC और XL की बजाय मैं फिर से यहाँ पे XC रख देता हूँ, इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो 1/XC माइनस 1/XC कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट तो पूरा हो जाएगा ज़ीरो, है ना, ये ब्रैकेट पूरा हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो, मतलब सर्किट में करंट कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। और ज़ीरो करंट ये इस सर्किट का मिनिमम करंट है, इससे ज़्यादा, ज़ीरो से ज़्यादा कम तो नहीं होगा ना। सो दिस इज़ अ मिनिमम करंट इन द सर्किट व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC। और इसका मतलब ये होता है कि जो इम्पिडेंस है वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब मैक्सिमम हो गया, यानी मैक्सिमम अपोजिशन हो रहा है फ्लो ऑफ करंट को। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो सर्किट का करंट मिनिमम हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस। ये है पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन। कौन सी कंडीशन, व्हेन inductive reactance become equals to capacitive reactance, then current in the parallel resonance circuit becomes zero, that is minimum, and impedance become maximum, that is infinite. This condition is called parallel resonance. ठीक है, ये आपको समझ गया। Now let us derive the expression for resonance frequency। अब हम resonance frequency को डिटरमाइन करते हैं। So give the expression, give the heading expression for resonant frequency। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी जब रेजोनेंस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये रेजोनेंस कब ऑकर होता है, जब XL XC के बराबर हो। XL कितना होता है, वी नो ओमेगा L, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा को LHS में आप शिफ्ट कीजिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LC, स्क्वायर को हटाइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। ठीक है, नाउ अगेन ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना होगा 2πf, इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC। और ये f जो है इसको मैं R बोल देता हूँ, जो इंडिकेट करेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को। और इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हो जाता है मिनिमम। ठीक है, 2π LHS में शिफ्ट किया, 2π अंडर रूट LC। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सेम है, सीरीज में भी बिल्कुल यही थी, है ना, इतनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में भी सेम है। हाँ, लेकिन सेम का मतलब जस्ट फॉर्मूला सेम है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी पर सीरीज में करंट मैक्सिमम होता था और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में करंट यहाँ पे मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको राइट अप करना है। इफ़ वी टॉक अबाउट द, अगर चाहो तो फेज़र डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक फेज़र डायग्राम भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो फेज़र डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो फेज़र डायग्राम कैसी होगी। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम में आप y एक्सिस पर करंट को ले लीजिए, ये है करंट अक्रॉस द इंडक्टर,
यहाँ पे ये करंट अक्रॉस द कैपेसिटर है ना, इसको लेते हैं कैपेसिटर और ये इंडक्टर, बिकॉज इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैगिंग होता है, पीछे होता है ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ तो सब सेम ही है यहाँ पर, जितना अक्रॉस द इंडक्टर है उतनी अक्रॉस द कैपेसिटर है। तो ईएमएफ से करंट लैगिंग होगा इंडक्टर में, तो यहाँ पे मैंने इसको निगेटिव वाई में बताया, और कैपेसिटर में ये लीडिंग होता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ बताया। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, अभी अपने देखे ये नेट करंट कितना हो जाता है, IC माइनस IL। तो ये है फेज़र डायग्राम, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस की ये है फेज़र डायग्राम। एक कर्व भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम पैरेलल रेजोनेंट कर्व भी बोलेंगे। तो लेट मी ड्रॉ दैट कर्व। सो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करूँगा तो जो करंट है, करंट सर्किट में कैसा होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रहा है, तो ये करंट डिक्रीज़ होगा, और फाइनली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू हो जाती है मिनिमम, है ना, और ये मिनिमम वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, 0 ही होती है। सो करंट बिकम्स मिनिमम, करंट यहाँ पे मिनिमम, दैट इज़ ऑलमोस्ट 0 ही हो जाता है, ये 0 के क्लोज ही आ जाता है, ठीक है। तो ये है वो कर्व। और इस टाइप का जो सर्किट है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इसको हम रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो अगर आपने इतना भी एग्ज़ाम में लिखा तो मोर देन इनफ है। आप जस्ट FR तक ही अगर आप एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हो तो भी काफ़ी है। अगर फेज़र डायग्राम पूछता है तो बनाइए, ये कर्व भी बना लीजिए, ठीक है। तो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का, इसको 2 से 3 बार आप राइट अप करके देखिए, और नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।